So, wishing you all a very good afternoon and starting the session being part 3 of CIT Trivandrum versus Anand Theatre Supreme Court case that we are doing the reading of. तो हम इस जजमेंट के पेज नंबर 21 पर हैं और इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो अलग अलग केसेस हैं उसमें क्या डिसीजन दिया गया है। लॉर्ड हॉफमैन जो जज थे उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि सवाल ये है कि वेदर ये ज़्यादा उपयुक्त होगा कि हम किसी आइटम को प्रीमाइसिस का पार्ट कहें और या फिर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि हम उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी मानें। अगर किसी भी चीज़ की पहचान अलग है और प्रीमाइसिस का वो पार्ट नहीं है, ये डिसीजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो प्रीमाइसिस का पार्ट है तो बिल्डिंग में आएगा और अगर उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है प्रीमाइसिस से अलग तो वो प्लांट में आएगा। तो कहते हैं कि मुझे प्रतीत होता है कि जैसे फ्लोर टाइल होती हैं या शॉप के फ्रंट में कोई दरवाज़ा है, कुछ है, तो ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा स्वाभाविक है कि इनको ऐसे माना जाए कि ये बिजनेस का घर है, यानी बिजनेस उनके अंदर चल रहा है, बजाय इसके कि वो केवल डेकोरेशन है। एम्बेलिशमेंट का मतलब है डेकोरेशन। तो बजाय इसके कि उसको डेकोरेशन माने, हमको ये मानना चाहिए ये फिक्स फ्लोर टाइल और शॉप फ्रंट एक बिजनेस को हाउस कर रहे हैं। उसके बाद एक कार वर्सेस शेयर केस में चांसरी डिवीजन ने इस बारे में सोच विचार किया था। कंसिडर्ड अ केस जहां पर जो टैक्स पेयर था वो बिजनेस कर रहा था क्वारंटीन कैनल बनाने का। कैनल होता है जहां कुत्तों का जो घर होता है, तो कुत्तों को सेफ रखने के लिए क्वारंटीन कैनल्स का वो बिजनेस कर रहा था और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का बिजनेस कर रहा था कुत्तों और बिल्लियों के लिए, जो यूनाइटेड किंगडम में लाए जा रहे थे। यानी कुत्ते और बिल्लियां जो यूनाइटेड किंगडम में आ रहे थे उनको ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस और उनको सेफली कैनल में रखने का बिजनेस। तो जो क्वारंटीन कैनल्स थे वो उसके प्रेमाइस पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे। कुछ कैनल्स उसमें से मूवेबल भी थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। जो परमानेंट कैनल्स थे उसमें एक फ्लैट रूफ का स्ट्रक्चर था, जो मुख्यतः एक सीरीज ऑफ पेन्स थे। सीरीज ऑफ पेन यानी दड़बे, पेन का मतलब दड़बे, जिसमें कि कुत्तों बिल्लियों को रखा जाता, जो कि डिवाइडेड थे एक दूसरे से दीवारों से और सीखचों से, बार से, और उसमें जाली लगी थी धातु की उसके फ्रंट पे। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि ये जो कैनल्स हैं ये कोई प्लांट नहीं है, वो प्रयोजन के अनुसार बनाए हुए परमानेंट बिल्डिंग है या परमानेंट स्ट्रक्चर्स है, जो परमानेंट बिल्डिंग के रूप में यूज किए जाते हैं। यूज्ड एज सच का मतलब वो परमानेंट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के रूप में यूज किए जाते हैं, और वो ऐसे प्रेमाइसिस हैं जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है। तो चूंकि वो प्रेमाइसिस हैं जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है, वो प्लांट नहीं है। while they were specifically designed for quarantine purposes, हालांकि खासतौर पर उनको क्वारंटीन के लिए डिजाइन किया गया था, the particular roof and walls were building design features। जो रूफ और वॉल बनाए गए थे वो बिल्डिंग डिजाइन के ही लक्षण थे।
एंड नो मोर, और उससे ज़्यादा नहीं, which did not result in structures being characterized as anything other than buildings. उसके परिणामतः उन स्ट्रक्चर्स को हम केवल बिल्डिंग का ही चरित्र दे सकते हैं, केवल बिल्डिंग का ही चरित्र रूपण उनका स्ट्रक्चर्स का कर सकते हैं और कुछ नहीं, और लीड टू द एंड रिजल्ट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ इक्विपमेंट और apparatus. और उनका केवल कैरेक्टर ये था कि वो इक्विपमेंट या apparatus नहीं थे. और इस पर्पस के लिए कोर्ट ने रेफर किया था बहुत सारे सिद्धांतों को, जो कि सेक्शन 41 उनका जो फाइनेंस एक्ट का था उसके संबंध में कई सिद्धांतों को उन्होंने रेफर किया जो कि मशीनरी और प्लांट के लिए एप्लीकेबल होते हैं. और इस संदर्भ में, यानी कॉन्टेक्स्ट में, या कॉन्टेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सेक्शन के संदर्भ में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया जो प्लांट है वो अपने साथ एक मीनिंग लेके चलता है, कैरीज विद इट अ कॉनोटेशन. कॉनोटेशन यानी अर्थ. इक्विपमेंट या apparatus का, प्लांट के साथ इक्विपमेंट, उपकरण और apparatus का अर्थ जुड़ा होता है, चाहे वो इक्विपमेंट फिक्स्ड हो चाहे अनफिक्स्ड हो. It does not convey a meaning wide enough to include buildings in general. और प्लांट में इतना विस्तृत मीनिंग नहीं होता कि जिसमें कि सामान्यतः बिल्डिंग्स को भी शामिल कर लिया जाए. The court pertinently observed that building would not normally be regarded as a plant. कोर्ट ने बहुत उपयुक्त तरीके से ये ऑब्जर्व किया था, यानी ये बात कही थी कि बिल्डिंग को नॉर्मली प्लांट नहीं कहा जा सकता, प्लांट नहीं माना जा सकता. Do not cease to be buildings and become plants simply because they are purpose built. और जो बिल्डिंग ऐसी हैं वो केवल इसलिए क्योंकि एक प्रयोजन के हिसाब से उनको बनाया गया है या एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए उनको बनाया गया है, इसलिए वो कोई प्लांट नहीं बन जाएंगी बिल्डिंगें. सच ए डिस्टिंक्शन वुड मेक नो सेंस. ऐसा फर्क करना ये कोई सेंस नहीं होगा. यानी कि बिल्डिंग को केवल इसलिए कि उसको खास तौर पे बनाया गया है किसी प्रयोजन के लिए, तो बिल्डिंग ना हो ऐसा नहीं है, अपना कैरेक्टर लूज नहीं करेगी. Thus, the stables of a racehorse trainer are properly to be regarded as buildings and not plants. जो रेस हॉर्स का जो ट्रेनर है, जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं उनका जो ट्रेनर है, उसके पास जो अस्तबल होते हैं, उन अस्तबलों को बिल्डिंग ही कहा जाएगा और प्लांट नहीं कहा जाएगा. एक होटल की बिल्डिंग एक बिल्डिंग रह जाती है, भले ही वो लग्जरी स्पेसिफिकेशन पे बनी है, उसमें लग्जरी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन होटल की बिल्डिंग एक बिल्डिंग है और प्लांट नहीं. इसी तरह से हॉस्पिटल के लिए भी, जो इन्फेक्शस डिजीज का हॉस्पिटल है वो भी एक बिल्डिंग है. दिस माइट रिक्वायर अ स्पेशल लेआउट. और हॉस्पिटल के लिए एक खास लेआउट हो सकता है, उसके अदर फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन उससे वो बिल्डिंग प्लांट में परिवर्तित नहीं हो जाती. एक पर्पस के अनुसार बनाई हुई बिल्डिंग जो है, एज मच एज वन विच इज नॉट पर्पस बिल्ट, चाहे वो पर्पस के लिए बनी हो चाहे पर्पस से ना बनी हो, प्रथम दृष्टया वो और कुछ नहीं है, केवल प्रीमाइसेस है जिसके अंदर बिजनेस चलाया जा रहा है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रे वर्सेस सेमर्स गार्डन सेंटर नाम से केस का वर्णन किया और उसमें उन्होंने कहा कि द कोर्ट ऑफ अपील, जो इस केस को सुन रहा था, dealt with a case where assessee expended on the construction of plantaria. assessee ने खर्च किया था एक प्लांटेरिया बनाने में, एक नर्सरी टाइप के बनाने में, which was a fixed structure, जो कि एक फिक्स्ड ढांचा था, designed to maintain plants of many different kinds. और वो इस तरह से डिज़ाइन था कि अलग अलग तरह के पौधों को मेंटेन कर सकता था. मूव फ्रॉम द नर्सरीज, जो नर्सरी से लाए गए थे. नर्सरी और छोटी होती है, प्लांटेरिया समझ लीजिए और थोड़ा बड़ा होगा.
यानी नर्सरी से पौधे लाए जा रहे हैं और प्लांटेरिया में उनको लगाया जा रहा है। और प्लांटेरिया का कंस्ट्रक्शन किया गया, उस पर एक रूफ वगैरह होगा, स्ट्रक्चर होगा। इन एन एनवायरमेंट इन विच दे वुड रिमेन इन गुड कंडीशन, और ऐसा एनवायरमेंट दिया गया पौधों को जिसमें कि वो अच्छी कंडीशन में रह सकें until sale, जब तक कि सेल ना हो। It was designed so that an appropriate mini climate could be provided in different parts of the plantaria. ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि उपयुक्त तरह की एक छोटी सी क्लाइमेट दी जा सके प्लांटेरिया के अलग अलग पार्ट्स में, जो सूटेबल है अलग अलग वेराइटीज के लिए। यानी एक वेराइटी के लिए एक मिनी क्लाइमेट, दूसरे वेराइटी के लिए दूसरा मिनी क्लाइमेट, एंड सो एज टू बी ओपन टू द पब्लिक हु कुड वॉक अराउंड इट। और वो प्लांटेरिया इस तरह से डिज़ाइन था कि उसमें के लिए खुला था और पब्लिक उसमें से उसके चारों तरफ वॉक कर सकती थी एंड चूज फ्रॉम द प्लांट्स ऑन ऑफर। और जो प्लांट्स ऑफर किए जा रहे थे उसमें से वो चूज कर सकती थी उनको क्या खरीदना है। द कोर्ट ऑफ अपील ने ये होल्ड किया कि दैट द ट्रू एंड ओनली रीजनेबल कंक्लूजन, कि केवल एकमात्र जो तर्क संगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये जो सत्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट्स फाउंड, उन तथ्यों से जो पाए गए थे, इट वॉज दैट प्लांटेरिया वॉज पार्ट ऑफ द प्रीमाइसिस, कि प्लांटेरिया जो था प्रीमाइसिस का पार्ट था, इन विच द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन, जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा था। इट वॉज अ स्ट्रक्चर टू विच प्लांट्स वर ब्रॉट, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें प्लांट्स लाए जाते थे, विच रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, जिनको खास इलाज की जरूरत होती थी। However, the fact that Plantaria provided the function of nurturing and preserving the plants while they were there could not transform it into something other than part of the premises in which the business was carried on. लेकिन बहरहाल ये तथ्य कि प्लांटेरिया नर्चर करने का, पोषण देने का और संरक्षण देने का कार्य कर रहा था प्लांट्स के लिए, जब तक वो वहां थे, ये तथ्य जो है ये उस प्लांटेरिया को परिवर्तित नहीं कर सकता था किसी और चीज में सिवाय प्रीमाइसिस के जिसमें वो बिजनेस चलाया जा रहा था। यानी कि वो जो प्लांटेरिया था वो केवल एक प्रीमाइसिस था जिसमें वो बिजनेस चलाया जा रहा था, और चूंकि प्रीमाइसिस है तो वो बिल्डिंग के तहत आएगा, प्लांट के तहत नहीं आएगा। द हाईएस्ट इट कुड बी पुट वाज दैट इट फंक्शनड एज अ पर्पस बिल्ड स्ट्रक्चर। आप सबसे ज्यादा जो सोच सकते हैं कि वो एक पर्पस के अनुसार बनाया हुआ स्ट्रक्चर था, बट दैट वाज नॉट इनफ टू मेक द स्ट्रक्चर प्लांट। लेकिन वो स्ट्रक्चर को प्लांट बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, ये तथ्य। Hence, to rely upon Barclay Curl and Company's case and to hold that hotel building or theatre would be a plant on functional test would be unjustified. इसलिए बार्कले कर्ल एंड कंपनी केस पर निर्भर करके, जो कि ड्राई डॉक यार्ड की बात कर रहा था, और ये होल्ड कर देना कि होटल बिल्डिंग या थिएटर बिल्डिंग भी एक प्लांट है फंक्शनल टेस्ट पे, ये उचित नहीं होगा और तर्क संगत भी नहीं होगा। सेक्शन 32 के संदर्भ में, इस संदर्भ इज इंपॉर्टेंट, विच डील्स विद ग्रांट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन बिल्डिंग। सेक्शन 32 जहाँ पे वो डेप्रिसिएशन अलाउंस की ग्रांट से डील कर रहा है, मशीनरी के डेप्रिसिएशन से डील कर रहा है, प्लांट या फर्नीचर के डेप्रिसिएशन से डील कर रहा है, और एक्स्ट्रा अलाउंस से भी डील कर रहा है न्यू मशीनरी प्लांट के केस में। ऐसी मशीनरी जो इंस्टॉल्ड है उस प्रीमाइसिस में, जो कि दूसरा प्रीमाइसिस है जो कि ऑफिस में नहीं, ऑफिस की तरह यूज नहीं हो रहा और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की तरह भी यूज नहीं हो रहा, यानी बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। और ये सेक्शन न्यू बिल्डिंग जो इरेक्ट की गई है उसके लिए भी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, जो होटल के रूप में यूज की जा रही है। वो 3215 प्रोविजन था जो अब नहीं है। As against that, the aforesaid decision by courts in England are based upon section 41. और उसके अगेंस्ट हमारा जो सेक्शन है 32 है, लेकिन जो इंग्लैंड में जो सेक्शन है वो है सेक्शन 41 फाइनेंस एक्ट 1971 का, which provide for allowance for capital expenditure
जो एक अलाउंस देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो इनकर किया जाता है मशीनरी और प्लांट के प्रोविजन के लिए ट्रेड के पर्पज से। और जो कोर्ट्स थे दे वर ओनली डीलिंग विद द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लांट, और इंग्लिश कोर्ट्स जो हैं वो सामान्य अर्थ जो है प्लांट का केवल उससे डील कर रहे थे जो आम आदमी जो मीनिंग लेता है। इवन देयर वहां पर भी एज कोटेड अबव कोर्ट्स हैव स्पेसिफिकली हेल्ड, कोर्ट्स ने खास तौर पे ये होल्ड किया है कि एक एटमॉस्फेयर का जो क्रिएशन है होटल में बिल्डिंग बना के और गार्डन बना के वो बिल्डिंग को प्लांट नहीं बना देगा। सुटेबिलिटी ऑफ सच बिल्डिंग इज सिंपली द रीजन व्हाई द बिजनेस इज कैरिड ऑन। वो बिल्डिंग उपयुक्त है, उसका केवल ये कारण है कि उसी वजह से बिजनेस उसका वहाँ पे चल रहा है जो फ्लरिश कर सकता है। लेकिन इससे बिल्डिंग की जगह कुछ और नहीं हो जाती। प्रेमाइस जो है वो प्रेमाइस बना रहता है जहाँ पे बिजनेस चलाया जा रहा है, और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बिजनेस जिसके द्वारा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट समथिंग विथ विच, जिसके द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है। ये विथ विच शब्द इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार वर्सेस शेयर के केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक बिल्डिंग ही रहती है, भले ही उसका कंस्ट्रक्शन जो था वो लग्जरी स्पेसिफिकेशन पे हुआ हो। लग्जरी स्पेसिफिकेशन यानी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं रखे जाते हैं कि किस लेवल का वो कंस्ट्रक्शन। तो अगर लग्जरी लेवल का भी कंस्ट्रक्शन है तो भी बिल्डिंग ही रहती है। और एक हॉस्पिटल बिल्डिंग इन्फेक्शस डिजीज के लिए है, जिसको भले ही एक स्पेशल लेआउट की ज़रूरत है और दूसरे लक्षणों की भी ज़रूरत है, उसको भी ये कह के नहीं होल्ड किया गया कि वो प्लांट है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पर्पस बिल्ट बिल्डिंग है इस वजह से प्लांट हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो और कुछ नहीं है, केवल प्रेमाइसिस है जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देर आर होटल्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड होटल बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन इन ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग। होटल का बिजनेस जो है हर तरह की बिल्डिंग में चलाया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कि होटल के बिजनेस के लिए आपको एक ही तरह की बिल्डिंग चाहिए। अलग अलग टाइप की बिल्डिंग में भी होटल बिजनेस चलाया जा सकता है, चाहे वो पक्की बिल्डिंग हो चाहे कच्चा कंस्ट्रक्शन हो। एक ऐसी बिल्डिंग जिसका जो इंटेंशनल यूज था, बिल्डिंग इंटेंडेड टू बी यूज्ड और इन फैक्ट यूज्ड अर्लियर आइदर एज अ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और बिजनेस पर्पस, कैन बी कन्वर्टेड फॉर रनिंग होटल बिजनेस। बिल्डिंग जो पहले बिजनेस के लिए यूज हो रही थी या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए यूज हो रही थी, उसको कन्वर्ट करके भी होटल चलाया जा सकता है। और सेक्शन 32 भी जो है स्वयं ये कॉन्टेम्पलेट करता है, यानी इस बात को देखता है, मद्देनजर रखता है कि जो होटल बिजनेस है वो चलाया जा रहा है किसी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में, अगर जो कि एक गेस्ट हाउस के नेचर का अगर है तो वो उस पर वो गेस्ट हाउस के नेचर का होना चाहिए। ऑन ओकेजन होटल बिल्डिंग्स में भी कंस्ट्रक्टेड विद स्पेशल डिजाइन एंड फीचर्स। और कभी कभी क्या होता है कि होटल बिल्डिंग्स स्पेशल डिजाइन और फीचर्स के साथ कंस्ट्रक्ट होती हैं, जिससे वो अट्रैक्ट कर सकें, अकोमोडेट कर सकें एक खास तरह के टूरिस्ट को। और इसी प्रकार से सिनेमा बिजनेस के लिए भी कि वो भी चलाया जा सकता है एक स्पेशली डिजाइंड और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, और दूसरी तरह की बिल्डिंग में भी चलाया जा सकता है। तो बिल्डिंग अगर उसमें कुछ खास कर दिया गया तो वो प्लांट नहीं बन जाती है। स्टिल हाउएवर, इसके बावजूद बहरहाल इट वुड बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंशिएट बाय होल्डिंग that a building which is specially designed and constructed for running a hotel or cinema would be covered by a plant, and other buildings used for the same purpose would not get depreciation as plant. तो ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि जिस बिल्डिंग को पहले से डिजाइन किया गया है होटल या सिनेमा के रूप में उसको तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और जो बिल्डिंग पहले रेजिडेंशियल थी या बिजनेस में यूज हो रही थी और उसमें कोई आपने इक्विपमेंट लगा दिया तो अब जो है उस वो तो प्लांट बनेगी नहीं, तो उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। तो ये डिस्टिंक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
इवन दो सच बिजनेस कैरिड ऑन सच प्रीमाइसेस, भले ही उसमें सिनेमा या होटल का बिजनेस भी चलाया जा रहा होगा, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे क्योंकि पहले वो बिल्डिंग थी और उसमें कोई मशीनरी लगा दी गई ऊपर से, उसमें कोई स्पेशल डिज़ाइन नहीं था, और इस कारण से बिना स्पेशल डिज़ाइन के बनाई हुई बिल्डिंग भी, भले ही उसमें होटल या सिनेमा चल रहा हो, तो उसको एक बिल्डिंग इसीलिए मानना चाहिए और प्लांट नहीं मानना चाहिए। तो हमारा ओपिनियन ये है, इन आर व्यू, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आरसी केमिकल इंडस्ट्री में डिसीजन दिया था, उन्होंने सही कहा था कि केवल ये मेयर फैक्ट, यानी महज ये तथ्य कि सैचुरेशन मैन्युफैक्चर के लिए बेहतर होगा कि हम एटमॉस्फेरिक कंट्रोल लगा लें, उससे उनकी बिल्डिंग कन्वर्ट नहीं हो जाती है एक सेटिंग से मीन्स ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। वो बिल्डिंग सेटिंग ही है और बिजनेस चलाने का एक तरीका नहीं। सिमिलरली राजस्थान हाई कोर्ट ने भी जो लेक पैलेस होटल और मोटल में कहा था, उन्होंने भी सही ऑब्जर्व किया है कि केवल इसलिए कि कोई फिटिंग या कंट्रोलिंग इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं होटल बिजनेस को चलाने के लिए, उससे वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग की कैटेगरी से बाहर आके प्लांट नहीं बन जाएगी। और हमारा ओपिनियन ये है, इन आर व्यू, कि स्पेशल फिटिंग्स या इक्विपमेंट्स जो कि एटमॉस्फेयर के इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, जो भी स्पेशल या फिटिंग लगाए गए हैं वो प्लांट हो सकते हैं, वो बिल्डिंग प्लांट नहीं हो सकती है जो ऐसे इक्विपमेंट्स को हाउस कर रही है। उसके बाद फर्दर, फॉर रनिंग ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए या हर ट्रेड या बिजनेस को चलाने के लिए आपको बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डिंग को आप खास तौर पे डिज़ाइन करें या कंस्ट्रक्ट करें अपने रिक्वायरमेंट को सूट करते हुए, या किसी इंडस्ट्री या ट्रेड या बिजनेस के खास रिक्वायरमेंट को सूट करते हुए बिल्डिंग को खास रूप तरह से डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट भी करें, लेकिन उससे बिल्डिंग प्लांट नहीं बन जाएगी। वो केवल चलते हुए बिजनेस को आसरा दे रही है। फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री, बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। बिल्डिंग की ज़रूरत है उसकी एक्टिविटी चलाने के लिए। उसका मतलब यह है कि बिल्डिंग एक रोल प्ले करती है, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उसका फंक्शन है बिजनेस को शेल्टर करना। बिल्डिंग प्रोवाइड्स शेल्टर टू द बिजनेस, बट इट हैज़ नो अदर फंक्शन। लेकिन उसके पास कोई और फंक्शन नहीं है सिवाय रेयर केसेस में, जैसे ड्राई डॉक का केस है, जहाँ ड्राई डॉक जो है एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है ऑपरेशंस में भी, जिसमें कि शिप को अंदर लाया जाता है, उसको होल्ड किया जाता है, उसमें कार्य किया जाता है, फिर इसको रिवर में वापस भेज दिया जाता है। बिल्डिंग ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा समय रहने वाली होती है। अगर एसएससी का कंटेंशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक तरह से सारी की सारी बिल्डिंगें जो हैं वो प्लांट मानी जाने लगेंगी, और जो फ़र्क लेजिस्लेचर ने किया है बिल्डिंग और प्लांट के बीच में वो मिट जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि कोई बिल्डिंग को हम प्लांट मान लेंगे जब तक कि वो एपरेटस का पार्ट ना हो, या उसी से न चलाया जा रहा हो जो प्रक्रिया है बिजनेस की, या उसके बिना ना चल सकती हो। लंदन काउंसिल फॉर द एसएससी सबमिटेड, एसएससी की तरफ से कहा गया कि जो शब्द है प्लांट और बिल्डिंग, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से मिले जुले शब्द हैं। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्लांट में बिल्डिंग शामिल हो सकती है चंद, और इसलिए अगर हम फंक्शनल टेस्ट लगाते हैं तो एसएससी जो है डेप्रिसिएशन के लिए एंटाइटल हो जाएगा अंडर द हेड इट इज मोर बेनिफिशियल टू इट, जहां पर भी उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ही सबमिटेड दैट इन मॉडर्न एरा, उन्होंने सबमिट किया कि आधुनिक समय में थिएटर बिल्डिंग और होटल बिल्डिंग जो है वो बिजनेस का, उनके बिजनेस का एक इंटेग्रल पार्ट है, और इसलिए ऐसी बिल्डिंग्स को प्लांट मानना चाहिए। जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया है, ये जो ऊपर दी गई कंटेंशन है एसएससी की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता? सबसे पहले तो ये मुश्किल हो जाएगा एक लाइन खींचना एक बिल्डिंग के बीच में जो कि खास तौर पे कंस्ट्रक्ट की गई है ऊपर दिए गए पर्पस के लिए की गई है, और एक ऐसे बिल्डिंग के बीच में जिसका इस्तेमाल
एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को कन्वर्ट करके या इंडस्ट्रियल प्रीमाइस को कन्वर्ट करके बनाया गया हो। और दूसरा कारण ये है कि जिस वजह से एसएससी का कंसेप्ट नहीं हो सकता कि जो डेप्रिसिएशन है, ये एक सामान्य सिद्धांत है कि डेप्रिसिएशन कैपिटल एसेट्स की वैल्यू की कमी को दिखाता है। व्हेन अप्लाइड टू द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड गेन, जब कैपिटल एसेट को प्रॉफिट एंड गेन के पर्पस के लिए अप्लाई किया गया है। द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य यह है कि हमको सही पिक्चर मिले रियल इनकम के बिजनेस के। Hence, it can be inferred that the legislature never intended to give such benefit of depreciation to buildings which is usually more durable. तो हम ये कह सकते हैं, ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ये निष्कर्ष ड्रॉ कर सकते हैं कि लेजिस्लेचर का कभी ये इंटेंशन नहीं रहा कि वो ऐसा बेनिफिट डेप्रिसिएशन का दे दे बिल्डिंग को जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल होती है मशीनरी या प्लांट के मुकाबले में। CIT पंजाब, हरियाणा, HNK, JNK, हिमाचल प्रदेश, पटियाला वर्सेस एल्प्स थिएटर के केस में इस कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया था क्वेश्चन कि यदि जो लैंड है जिसकी कॉस्ट है, क्या उस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए इनकम टैक्स के शेड्यूल के तहत, अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट के साथ साथ लैंड को भी मिलना चाहिए क्या? जिस लैंड पे वो बिल्डिंग खड़ी है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इट वुड बी नोटिस दैट द वर्ड यूज्ड इन डेप्रिसिएशन मीन्स, ये शब्द यूज किया हुआ है, इसका मतलब शब्द यूज इस्तेमाल किया गया है, और डेप्रिसिएशन शब्द का मतलब है कि उसके वैल्यू में घटोतरी हो जाना, घट जाना, घिसने से या उसके क्वालिटी नीचे आने से, या इसलिए क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गई है, अब वो चलती नहीं। तो अलाउंस मेड फॉर दिस इन बुक कीपिंग एक्सेट्रा, यानी जो भी अलाउंस वैल्यू के घटने के लिए किया था वो डेप्रिसिएशन है। इन दैट सेंस लैंड कैनॉट डेप्रिशिएट, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में जो अदर वर्ड्स टू नोटिस, दूसरे शब्द जो नोटिस करने वाले हैं वो है सच बिल्डिंग्स। तो हमने नोटिस किया कि सब क्लॉज 4 या 5 में बिल्डिंग का मतलब क्लियरली स्ट्रक्चर है और उसमें साइट शामिल नहीं है। बिल्डिंग का मतलब कि वो स्ट्रक्चर है और वो जगह नहीं है जहाँ पर वो बिल्डिंग खड़ी है। कोर्ट ने ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऊपर वाले केस में यानी एल्प्स थिएटर वाले केस में ये भी होल्ड किया था कि वन अदर कंसिडरेशन इज इम्पॉर्टेंट, कि पूरा जो उद्देश्य है सेक्शन 10 का वो ये है कि हमको एक एसेसेबल इनकम निकालनी है आफ्टर अलाउइंग द नेसेसरी एक्सपेंडिचर एंड डिडक्शन, जो प्रॉफिट एंड बिजनेस वाला जो सेक्शन। डेप्रिसिएशन एक डिडक्शन के रूप में अलाउ होता है अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी और इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के भी हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सही पिक्चर नहीं मिलेगी रियल इनकम की बिजनेस के लिए। लेकिन लैंड डेप्रिशिएट नहीं हुआ, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, वैल्यू कम नहीं होती है, और अगर डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा तो सचमुच में जो इनकम है उसका गलत पिक्चर मिलेगी। Under the new act also, for the building and machinery of plant, depreciation is allowed probably after taking into consideration. न्यू एक्ट के तहत भी जो डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है उसकी लाइफ को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज अलाउ किया गया है, और कितना उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है वियर एंड टेयर से, घिसने से, वो भी मद्देनजर रख के डेप्रिसिएशन को के रेट्स को अलाउ किया गया है। एसएससी की तरफ से ये बात बहुत जोर दे के वेहेमेंटली यानी बहुत जोर दे के सबमिट की गई दैट भले ही बिल्डिंग और प्लांट के बीच में जो लाइन है वो बहुत कम है और कभी कभी तो बहुत ही पतली होती है लाइन, फिर भी लेजिस्लेचर या सेंट्रल बोर्ड ने कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं किया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, भले ही कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ रहे थे हाई कोर्ट के सब्जेक्ट पे। तो लर्नड काउंसिल जो एसएससी के हैं वो कह रहे हैं कि भले ही लेजिस्लेचर इस इशू पर अलाइव था और उन्होंने अमेंड कर दिया था सेक्शन 43(3) फाइनेंस एक्ट 1995 के द्वारा,
और उन्होंने टी बुशेस को और लाइव स्टॉक को एक्सक्लूड कर दिया था विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे से पीछे के समय से, फ्रॉम 1962 it has not excluded the buildings which are used for running hotel और सिनेमा बिजनेस, लेकिन उन्होंने उन बिल्डिंग्स को एक्सक्लूड नहीं किया जो कि होटल या सिनेमा बिजनेस के लिए चलाया जा रही थी, यूज की जा रही थी। इट हैज़ नॉट क्लैरिफाइड और कैरिड आउट एनी अमेंडमेंट इन द प्रोविजन, वो कोई अमेंडमेंट भी लाए प्रोविजन में, और इसलिए इट शुड बी हेल्ड, ये होल्ड किया जाना चाहिए कि जो इंटरप्रिटेशन है हाई कोर्ट्स के द्वारा वो रेवेन्यू ने एक्सेप्ट कर लिया था और लेजिस्लेचर ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। हमें ये जानकारी नहीं है कि रेवेन्यू बोर्ड उस कंट्रोवर्सी पे अलाइव था कि नहीं था। अगर ऐसा था तो उसने क्लैरिफाई कर दिया होता और लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन कोई सर्कुलर इशू नहीं किया गया। बट दैट इज़ नो ग्राउंड फॉर एक्सेप्टिंग इंटरप्रिटेशन, लेकिन वो कोई ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से हम ये मीनिंग एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें जो एसएससी के काउंसिल ने सामने रखा है, क्योंकि वो जो मीनिंग है वो सेक्शन 32 की स्कीम से मेल नहीं खाएगा। और इन द रिजल्ट इट इज़, अब ये होल्ड कर रहे हैं हम कि बिल्डिंग जो होटल या सिनेमा बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है उसको प्लांट नहीं कहा जा सकता है, और उसके निम्नलिखित कारण है। कारण बता रहे हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी सम अप कारण है, जो स्कीम है सेक्शन 32 की, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया है, उसमें ये एनविसेज किया है, यानी ये देखा गया है, देख के प्रोवाइड किया गया है कि सेपरेट डिप्रिसिएशन होना चाहिए बिल्डिंग के लिए, मशीनरी प्लांट के लिए, अलग अलग रेट होने चाहिए सबके लिए, फर्नीचर फिटिंग के लिए। और जो प्लांट शब्द है उसको इंक्लूसिव मीनिंग दिया गया है 43(3) में, जिसमें बिल्डिंग शामिल कहीं नहीं है। जो रूल्स प्रेस्क्राइब होते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के, वो खास तौर पे डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्डिंग्स को, फर्नीचर्स को, मशीनरी को, प्लांट और शिप्स को अलग अलग। मशीनरी और प्लांट में जो है सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, ये सब चीज़ों भी आती है, रोड, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स एक्सेट्रा। उसके बाद अगला कारण यह है कि ताजमहल होटल वाले केस में इस कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो होटल का बिजनेस है वो किसी भी बिल्डिंग को अडॉप्ट करके या प्रीमाइसेस को अडॉप्ट करके ही चलाया जा सकता है इन द सूटेबल वे। मीनिंग देयर बाय, कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग फॉर ए होटल इज नॉट एपरेटस, कि होटल की बिल्डिंग कोई एपरेटस नहीं होती है और एडजंक्ट या जुड़ी हुई नहीं होती है होटल को चलाने के लिए। द कोर्ट डिड नॉट प्रोसीड टू होल्ड, कोर्ट ने आगे ये होल्ड नहीं किया था दैट अ बिल्डिंग इन विच द होटल वाज रन, जिस बिल्डिंग में होटल चलाया जा रहा था वो स्वयं एक प्लांट था। नहीं तो कोर्ट जो है इस क्वेश्चन में जाते ही नहीं कि यदि सैनिटरी फिटिंग्स प्लांट है कि नहीं, एक ऐसी बिल्डिंग के लिए जो कि एक होटल के रूप में यूज हुई है। बार्कले कर्ल और कंपनीज वाले केस में जो डिसाइड किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, वो ड्राई डॉक यार्ड से पर्टेनिंग है। ड्राई डॉक जो है एक प्लांट का काम करता है, यानी जो स्ट्रक्चर है प्लांट का वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है जिससे कि ड्राई डॉक ऑपरेट कर सकता है। तो ड्राई डॉक जो है एक ऑपरेशंस का एसेंशियल पार्ट है, जो कि करे जा रहे हैं ऑपरेशंस शिप को अंदर लाने के लिए, उसको सिक्योरली होल्ड करने के लिए और वापस रिवर में भेजने के लिए रिपेयर के बाद। जो ड्राई डॉक है वो एक कंप्लीट यूनिट है जिसमें कि बहुत सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिसके बिना ड्राई डॉक जो है अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और इंग्लैंड में भी कोर्ट्स ने ये बात बार बार रिपीटेडली होल्ड की है कि जो मीनिंग दिया गया था वर्ड प्लांट को वो कई डिसीजंस में दिया गया था, लेकिन वो जो मीनिंग था वो आर्टिफिशियल था और एप्लीकेशन में इम्प्रिसाइज था। मैंने प्लांट वर्ड का मीनिंग जो है वो बहुत ही साधारण शब्दों में किया गया, बहुत ही अनएक्यूरेटली यूज किया जा रहा है ये शब्द। कहने का मतलब ये कि जो लॉर्ड बकले के शब्दों में कि ये अब बियॉन्ड डाउट है कि जो शब्द प्लांट है
which is used in the relevant section in an artificially and largely judge-made sense. सेक्शन में भी इसका इस्तेमाल जो है बड़े आर्टिफिशियल और जज के द्वारा बनाए गए सेंस में कर दिया गया है। और लॉर्ड विल्बर फोर्स ने भी कमेंट किया ये कह के कि कोई भी ऑर्डिनरी मैन जो है, चाहे लिटरेट हो चाहे सेमी लिटरेट हो, वो किसी घोड़े को या स्विमिंग पूल को या मूवेबल पार्टीशंस को या इवन ड्राई डॉग को प्लांट नहीं कहेगा, वो साधारण आदमी नहीं कहेगा, ये जज मेड सेंस ही है। और एक होटल बिल्डिंग के लिए और एक हॉस्पिटल के लिए, जैसे कार और शेयर में कहा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि होटल बिल्डिंग एक बिल्डिंग रहती है, भले ही वो एक लग्जरी स्पेसिफिकेशन पे कंस्ट्रक्ट की गई हो, और सिमिलरली एक हॉस्पिटल बिल्डिंग भी जो है, जो इन्फेक्शस डिजीज के लिए है, वो भी भले ही उसका एक स्पेशल लेआउट हो या दूसरे फीचर्स हो, वो भी एक प्रेमाइस रह जाती है और वो प्लांट नहीं बन जाती है। और ये बात यहाँ पे ऐड करनी होगी, इट इज टू बी एडेड दैट ऑल दीज डिसीजंस आर बेस्ड अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज मशीनरी ऑफ प्लांट। और यहाँ पे मशीनरी ऑफ प्लांट फ्रेज का इंटरप्रिटेशन पे ये सारी चीज़ें आधारित हैं, जो इंटरप्रिटेशन सेक्शन 41 फाइनेंस एक्ट के तहत इंग्लिश कोर्ट्स ने किया था और जो कि एप्लीकेबल था। और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, हमने जो सेक्शन 32 में भी जो अलाउंस दिया हुआ है उसमें भी वो उसी तरह से ऑपरेट कर रहा है, और इसलिए वो आर्ग्यूमेंट्स हमारे यहाँ भी लागू हो जाएंगे। And to differentiate a building for grant of additional depreciation by holding it to be a plant in one case where the building is specially designed and constructed with some special features to attract the customers, and a building not so constructed but used for the same purpose, namely as a hotel or theater, would be unreasonable. ये बात अनरीजनेबल हो जाएगी कि अगर हम एक साधारण बिल्डिंग को तो हम बिल्डिंग कह दें, और जो बिल्डिंग खास तौर पे बनाई गई है, स्पेशली डिजाइंड है और कंस्ट्रक्ट की गई है कुछ खास फीचर्स के साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि दोनों बिल्डिंग का पर्पस वही है, दोनों को रिहायशी ठहराना है, तो एक को हम प्लांट मान लें और एक को बिल्डिंग मान लें, तो ये अनरीजनेबल होगा। हेंस द क्वेश्चन इज आंसर्ड इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। क्वेश्चन को रेवेन्यू के फेवर में आंसर कर दिया गया और एसएससी के खिलाफ आंसर कर दिया गया, ये होल्ड करके कि जो बिल्डिंग थी जो होटल और सिनेमा के रूप में यूज हो रही थी, वो उसको डेप्रिसिएशन प्लांट वाला नहीं मिल सकता है, जबकि हाई कोर्ट और आईटीएटी ने ऐसा डिसीजन नहीं दिया था। तो दैट इज वाई दिस डिसीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो इस खास तौर पे डिसीजन की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें इंग्लिश लॉ के भी ज़्यादातर केसेस को डिस्कस किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो सेक्शन है उसमें भी प्लांट और मशीनरी की बात की जा रही है, वहाँ पर भी बिल्डिंग की बात की जा रही है। अंग्रेजी भाषा ब्रिटेन में उत्पन्न हुई है और वहाँ के कोर्ट्स किस तरह से प्लांट शब्द को यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो प्लांट शब्द है वो लॉ में ले आया गया है, लेकिन ओरिजिनली ये शब्द जो था वो बॉटनी से पौधे वाला था, और इसका बड़ा अनएक्यूरेट सेंस में इसका यूज़ जजेस लोगों ने अपने जजमेंट्स में किया होगा। तो ये देखते हुए ये एक्ट में, लॉ में भी ये शब्द आ गया, लेकिन ये इम्प्रिसाइज एप्लीकेशन का शब्द है, और इसलिए जो इंग्लिश लॉ है उसको भी पूरा कंसिडर किया गया है। साथ में जितने भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो रेलिवेंट थे, उनको सबको कंसिडर किया हुआ है। बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन पास किया गया है। उसके अलावा इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के भी बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रखे गए थे, और मैं आपका ध्यान ले आना चाहूँगा शुरू में जो एक इजूस्डेम नजरिस नाम का एक शुरू में पॉइंट ये लाया गया था, जो इंटरप्रिटेशन का जो पॉइंट था, उसको हम लोग अभी सर्च करके देख लेते हैं कहाँ पे है। इजूस्डेम आ रहा है ये, ओके, इजूस्डेम जेनेरिस एंड नॉसिटर सॉकिस प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं दो, मैं शॉर्ट में इन प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इजूस्डेम जेनेरिस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब स्पेसिफिक कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं एक सेंटेंस में,
और उसके बाद एक जनरल चीज लिखी जाती है, जैसे एंड अदर्स करके। तो जब हम एंड अदर करके लिखते हैं स्पेसिफिक चीजों के बाद, तो एंड अदर का मीनिंग जो है वो उसके पहले आई हुई चीजों से रिलेट करना चाहिए। और एंड अदर का मतलब ये नहीं कि दुनिया की कोई भी और चीज। तो ये एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, इजूस्डम जनरस। जैसे हम कहें किचन के बर्तनों के बारे में कहें कि लोटा हो गया, चम्मच हो गया, ये हो गया। एंड अदर्स, जब हम एंड अदर्स कहेंगे तो एंड अदर्स का मतलब है जो इसके पहले जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसी से मिलता जुलता। हम भगोना कह सकते हैं, चाकू कह सकते हैं। लेकिन मैं कोई बाथरूम की कोई चीज़ कहना शुरू कर दूं तो वो उसके साथ टैली नहीं करेगी। तो इजूस्डम जनरस का प्रिंसिपल ये कहता है, जब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बाद कुछ जनरल चीज़ें आ जाती हैं, एक जनरल स्टेटमेंट आ जाता है, वो जनरल स्टेटमेंट उन स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेट करेगा। और उसके बाद एक प्रिंसिपल है नॉसिटर ए सोसिस। नॉसिटर एक सोसिस का मतलब है कि सोसाइटी से जहां मीनिंग ग्रहण किया जाता है, सोसिस में सोसाइटी, सोसाइटी से जहां मीनिंग ग्रहण किया जाता है का मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस का मीनिंग या किसी शब्द का मीनिंग उसके संदर्भ से अलग करके नहीं लिया जाना चाहिए। और किसी भी शब्द का अर्थ जो है वो संदर्भित मीनिंग उसका लिया जाना चाहिए। ये अर्थ है नॉसिटर रिसोर्सेज प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का काफी यूज जजमेंट में भी हुआ है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है कि हम लोग सेक्शन 32 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जहां पे हम खुद ही कह रहे हैं कि बिल्डिंग को हम एक अलग बिल्डिंग मानते हैं, उसको हमने भले ही डेप्रिसिएशन का रेट एक अलग दे रखा था, लेकिन वो बिल्डिंग थी, उसको हमने प्लांट नहीं घोषित कर दिया था। जहां पर हम सेक्शन 43(3) में जब प्लांट को डिफाइन करते हैं तो वहां पर हम बिल्डिंग नहीं लिखते हैं। तो जब चीजों को कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में लग के देखा जाता है, वहां पर ये प्रिंसिपल कहलाता है नॉसिटर ए सोसिस प्रिंसिपल। So, with those words, I'm very happy to conclude the today's lecture and this judgment also, and we'll be coming up with very interesting judgments for you later on. I'm concluding today's lecture because I want to start a new judgment in the tomorrow's lecture in the morning. And with those